नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं विजय सर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मंगलम द करियर गुरु पर। आई होप कि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हम लोग अभी डेडिकेटेड बैच लेके चल रहे हैं JSSC के लिए और इस तरह के और भी जो एग्ज़ाम्स है उन सारों के लिए। अभी फ़िलहाल हम पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री साथ लेके चल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि हमने एक डिटेल वीडियो में बताया था सारे सिलेबस के बारे में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं संविधान की अनुसूचियों पर, जो पॉलिटी में हमें आज डिस्कस करना है। और आप ये भी जानते होंगे कि यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। साथ ही मैं जल्द ही MCQs वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा वो नेट पैटर्न पे बना होगा, ठीक है ना। वो एकदम बिल्कुल जिस तरह से आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है उसी तरह से वो क्वेश्चन बना होगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं संविधान की अनुसूचियाँ। आप जानते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, तो उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, और अभी ये अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अनुसूची क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो शेड्यूल्स आर दोज टेबल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट मेंशन इन द आर्टिकल्स। तो अनुसूचियाँ वे होती हैं, वे संविधान की तालिकाएं होती हैं जो आर्टिकल्स में, जो अनुच्छेदों में इसका वर्णन नहीं किया गया होता है। इसे हम सेपरेटली अलग से हमें इसे पढ़ना होता है। अब हम चल रहे हैं और एक एक करके देखते हैं हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के समय कुल 8 अनुसूचियाँ थी। हमने बताया आपको कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो वो मूल संविधान माना जाता है कि उसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूची थी और 12 भाग थे। वर्तमान में 470 के आसपास आपके आर्टिकल्स होंगे और 25 भाग हैं और 12 अनुसूची है। साथ ही हमने ये भी बता दिया था कि लगभग अभी तक 105 संशोधन हो चुका है। वो खैर हम अलग से भी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कुल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 12 हो गई है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950 देयर वेयर ए टोटल ऑफ 8 शेड्यूल्स। एट प्रेजेंट देयर नंबर हैज़ इंक्रीज्ड 12। तो अभी फिलहाल कितना हो चुका है? 12 हो चुका है। हमें सभी को एक एक करके देखना है, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम सब पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं पहला अनुसूची क्या है। तो पहले अनुसूची में हमें बताया गया है डिस्क्राइब द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन। भारत में जो भी अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में अनुसूची 1 में दिखाया गया है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ऐसे समझ लीजिए कि अगर भारत का कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होगा तो उससे कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी? तो वो अनुसूची प्रथम है। प्रश्न आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट से हटा करके, स्टेट से बदल करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इससे निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रभावित हो सकती है? तो इससे जो अनुसूची प्रभावित होगी वो प्रथम अनुसूची प्रभावित होगी। जैसे आप जानते हैं कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा से हटाकर उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, वर्तमान में भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। तो आई होप कि आपको अनुसूची 1 समझ में आ गया होगा। अब अनुसूची हम सेकंड देखने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं
पेंशन आदि का वर्णन है। सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन etc रिसीव्ड बाय द वेरियस बेयरर्स एंड डिस्क्राइब्ड। अब सवाल ये होता है कि इनमें कौन कौन लोग जो हैं जिन्हें सैलरीज दी जाती हैं इसके अनुसूची 2 के माध्यम से। तो इसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं एक एक करके। पहला जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति। दूसरा गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया भारत के राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति और भारत के राज्यपाल को जो सैलरी और वेतन दिया जाता है वो अनुसूची 2 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और इनकी जो सैलरी होती है, जो इनको वेतन दिया जाता है उसे उपलब्धि बोला जाता है। उपलब्धियाँ, उपलब्धियाँ, इमोलूमेंट्स, इमोलूमेंट्स। तो जो राष्ट्रपति और गवर्नर को जो सैलरी दी जाती है वो अनुसूची 2 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और किसे दिया जाता है? तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर? तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं उन्हें भी पेंशन और भत्ता इसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और कौन है? तो फोर्थ में चेयरपर्सन, चेयरपर्सन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेचर काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनको भी पेंशन और भत्ता अनुसूची 2 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब एक सवाल आता है कि जो राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? तो आप जानते हैं कि इसका जो चेयरपर्सन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और भी कुछ लोग हैं जिन्हें पेंशन और भत्ता इसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें भी पेंशन और भत्ता अनुसूची 2 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और कौन है? CAG, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भारत के नियंत्रक एवं
परीक्षक। तो ये वो लोग हैं जिन्हें अनुसूची 2 के तहत सैलरी और वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल 3। देखिए शेड्यूल 3 विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण करने का वर्णन। देखिए वैसे लोग जो अनुसूची 3 के तहत शपथ और प्रतिज्ञान लेते हैं उन्हें अनुसूची 3 में रखा गया है। अब सवाल ये आता है कि ये कौन से लोग हैं जिन्हें अनुसूची 3 के तहत अधिकार दिया गया है कि उन्हें शपथ और ग्रहण लेना है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कौन कौन से लोग हैं जो शपथ और ग्रहण अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो पहला है यूनियन मिनिस्टर, संघ के मंत्री। दूसरा है स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य के मंत्री। नेक्स्ट 3rd जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। नेक्स्ट कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर स्टेट, या मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लिख लेते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो राज्य के विधानमंडल के सदस्य। इन सब का जो प्रावधान किया गया है शपथ लेने का, वो सब किस में किया गया है, वो आपके अनुसूची 3 के तहत किया गया है। नेक्स्ट अनुसूची 4। देखिए अनुसूची 4 में क्या दिया है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जैसे अगर हम समझना चाहें तो यूपी को 31, राजस्थान को 10। तो ये एलोकेशन किसके तहत किया गया है, तो ये शेड्यूल 4 के तहत एलोकेशन किया गया है सीटों का। और ये सीट कैसे हैं, तो राज्यसभा से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसके बारे में भी जानकारी किस में दिया गया है अनुच्छेद 5 में।
अनुसूची 5 के तहत इसकी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट अनुसूची 6, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनका वर्णन किस में किया गया है, 6ठी अनुसूची में किया गया है। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनका वर्णन, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड प्रोविजंस किया गया है अनुसूची 6 में। नेक्स्ट, सातवीं अनुसूची, देखिए शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे लिया गया है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के तहत आप जो शक्तियों का वितरण किया गया है वो अलग अलग लोगों के साथ किया गया है। एक संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। और ये जो समवर्ती सूची है ये ही ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रभावित है। नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे कि यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट है, ये 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में ये कितने सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट है। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है, ये टोटल 52 सब्जेक्ट दिए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक और लिस्ट होता है जिसे बोलते हैं रेसिड्यूअरी लिस्ट, ठीक है। ये इसमें वैसे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें वैसे सब्जेक्ट दिए जाते हैं जो इन तीनों लिस्टों में नहीं दिया गया है। इनके अलावा जो सब्जेक्ट आएगा वो किस में आएगा, रेसिड्यूअरी लिस्ट में आएगा। खैर ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जेएसएससी और वनडे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और थोड़ा बहुत क्या प्रश्न पूछ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे यूनियन लिस्ट में क्या क्या आ सकता है, तो कुछ हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। पहले यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में क्या क्या हो सकता है, तो रेलवेज, फॉरेन पॉलिसी, नेक्स्ट सेंसस, नेक्स्ट बैंकिंग, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, सिटीजनशिप, डिफेंस, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें आपका यूनियन लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट में क्या आ सकता है, स्टेट लिस्ट लॉ एंड ऑर्डर, ये राज्य का काम है बना के रखना। फिर लैंड रेवेन्यू, भूमि और भूमि राजस्व, अल्कोहल, ये स्टेट की जिम्मेवारी है। जैसे आप देख रहे होंगे बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप इस प्रकार की चीज़ों को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट
मार्केट एंड फेयर्स ये भी स्टेट की जिम्मेवारी है। पब्लिक ऑर्डर ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन ये इसमें 100 है और इसमें 61 है। तो ये सारा जो है ये यूनियन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और इसके लिए कौन है? स्टेट, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक हमारे पास बचता है कॉन्करेंट। समवर्ती सूची। एजुकेशन ये स्टेट और यूनियन दोनों की जिम्मेवारी है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। नेक्स्ट वन आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। सीआरपीसी, क्रिमिनल पिनल कोड। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, बुक्स, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, ETC। ये सारे जो है ये इसमें 52 है, तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दोनों का है। अब देखिए थोड़ा सा चीज़ आप समझ लीजिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल, आप समझ ही रहे होंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो होती है सेंटर का, यूनियन का। स्टेट वाले में जो भी सब मैटर्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो स्टेट के लिए है। लेकिन कॉन्करेंट में इसमें दोनों मिल करके काम करता है। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए कि पावर किसके पास ज़्यादा है, तो वो यूनियन के पास फाइनली ज़्यादा होता है। तो जब स्टेट के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाता है तो उस पर हस्तक्षेप कर सकता है आपका संघ, यूनियन। ओके, नेक्स्ट सातवीं अनुसूची। आई होप कि सातवीं अनुसूची तक आप समझ चुके होंगे कि सातवीं अनुसूची में क्या है, छठी में क्या है, पांचवी में क्या है, चौथी में क्या है, और तीसरी, दूसरी और एक में क्या दिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं आठवीं अनुसूची, जिसमें टोटल 22 भाषाओं के बारे में बोला गया है कि अनुसूची 8 के अकॉर्डिंग टू 8 शेड्यूल देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत के 22 आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया है, वो है शेड्यूल 8 के बारे में। और साथ ही आप ये जानते हैं कि जब भाषाओं का उल्लेख हो रहा था तो मूल संविधान में 14 ऑलरेडी पहले से एडेड थे, बाद में और कुछ ऐड करके कितना हो गया, 22 कर दिया गया। तो आज के डेट में टोटल भाषा जो है वो 22 है। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, बंगला है, असमिया है, उर्दू है, पंजाबी है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, मैथिली है, संथाली है, बोडो है, डोंगरी है, इस तरह से है। देखिए 15वीं भाषा जो सिंधी है ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया।
जो मणिपुरी है वो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। संथाली जो भाषा, ये जो 3 भाषा है, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली, और ये देख लीजिए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये जो 3 भाषाएं हैं 1992 में जोड़ा गया था। CAA के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे जोड़ा गया था 1992 में। ये 3 भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी को जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन 2003 में इसे ऐड किया गया था। और जो 15वीं भाषा है सिंधी, उसे 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि 14 भाषाएं जो थी मूल संविधान में थी, इसके अलावा जो 8 भाषाएं हैं उसे बाद में कब कब जोड़ा गया। नेक्स्ट, नवीं अनुसूची। तो नवीं अनुसूची क्या कहता है? ये कहता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? ये 1951 में किया गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। क्लियर? ये सबसे पहला 8 तो आप जानते हैं कि 8 शेड्यूल्स जो मूल संविधान में आपका दिया हुआ है। नवीं अनुसूची किसके तहत आया? ये अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। कौन सा? तो ये था आपका प्रथम संविधान संशोधन था जो 1951 में किया गया था। अब इसमें विषय कौन से हैं? तो आप देख रहे होंगे कि भूमि सुधार से संबंधित विषय हैं, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहला वो अनुसूची बताएं जिसे प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो वो था 9वीं अनुसूची। इसे जोड़ा गया था 1991 में, ठीक है। और इसमें जो विषय दिए गए हैं वो लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया और इसे नाम दिया गया 10th शेड्यूल नाम दिया गया, ठीक है। इसे जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10th शेड्यूल को, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये था। और ये किससे संबंधित है? तो दल बदल निषेध से संबंधित है, रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। हम आगे चल करके इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सदस्यों के बारे में बताया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे संसद के सदस्य हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। उसी तरह से और भी बहुत सारे सदस्य हैं जिनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। वो हम विस्तार से, एक हमारा अलग से चैप्टर ही होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे। साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि कभी ऐसा कोई मुद्दा हुआ है जो अभी करंट में चल रहा है या फिर 1-2 साल पहले हुआ हो, जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो है ग्राम पंचायत से संबंधित है और उसके शक्तियों से संबंधित है। पावर्स ऑफ ग्राम पंचायत अल्सो रिलेटेड। तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। साथ ही ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में इसे ऐड किया गया था। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से प्रश्न पूछता है, बहुत इजीली प्रश्न पूछता है। सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन JSSC जैसे एग्जाम या फिर वनडे जैसे एग्जाम में बहुत सिंपल वे में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सी अनुसूची है जो ग्राम पंचायत और उसके पावर से, शक्तियों से संबंधित है। तो वो अनुसूची 11 है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में ऐड किया गया था। तो 11वीं अनुसूची है। क्लियर है? 12वीं अनुसूची जो है नगर पंचायत और उसके पावर से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और उसके पावर से संबंधित है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में इसे ऐड किया गया था। आई होप कि ये 12 अनुसूचियाँ आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी अनुसूचियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो अनुसूची जिसके तहत 22 भाषाओं को ऐड किया गया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसे याद रखेंगे। वो 8वीं अनुसूची है। साथ ही 6ठी अनुसूची जिसके तहत 4 राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल क्षेत्र से संबंधित है, 6ठी अनुसूची, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी अनुसूचियाँ, साथ ही आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुसूची के अकॉर्डिंग वेतन भत्ते दिए जाते हैं, साथ ही शपथ ग्रहण किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो ये सारी अनुसूची आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
देखिए संविधान भाग 1, अब हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के भाग कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद में हम जानते हैं कि मूल संविधान जब हमारा बना था तो उस समय अनुच्छेद कितने थे, 395 थे। अभी ये टोटल होकर के 470 प्लस हो चुका है और 25 भाग हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। और मूल संविधान में 22 भाग थे, अनुसूचियाँ मूल में 8 थी और अभी ये टोटल 12 है। क्लियर। तो पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किस पार्ट में कौन सी चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसे भी बहुत आराम से याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, सीधे तौर पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। नेक्स्ट पार्ट 1 देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती नए राज्यों का निर्माण किसी राज्य क्षेत्र से कर सकती है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद द्वारा किया गया अनुच्छेद 365 के अंतर्गत नहीं आएगा, ऐसा केवल साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। तो देखिए दूसरे में दिया हुआ है कि अगर चाहे संसद अगर चाहे तो शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। तो चाहे नए राज्यों का वो स्थापना करना चाहता है या फिर उसको अलग 2 भागों में डिवाइड करना चाहता है तो वो पावर किसके पास है, संसद के पास है, वो इसे कर सकता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्लियर है। किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सिंपल वे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। वो किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर राज्य चाहे कि भारत यूनियन से हम अलग हो जाएं तो उसके पास पावर नहीं है, वो अलग नहीं हो सकता है। भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। इंडिया इज नॉट ए रिजल्ट बिटवीन एग्रीमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट। तो इसी वजह से जो राज्य है वो राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। अनुच्छेद और भारत का क्षेत्र, तो राज्यों का अंग 28 राज्य हैं और 8 संघ क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं एवं स्वयं की विधानसभा है। ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाएं, सच ऑफ अदर टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड। क्लियर। अब देखिए संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। बाकी इसको और डिटेल में हमने लिख दिया है कि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसे अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ उससे इतर प्रश्न तो नहीं आएगा। प्रश्न आपको सिंपली में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसे हाल ही में स्टेट से बदल करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो दैट इज़ जम्मू कश्मीर। ये 2019 में किया गया है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद ऐसे निर्बंधों एवं शर्तों के साथ संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे। तो पार्लियामेंट अगर चाहे किसी को संघ में नए राज्य का प्रवेश करना या स्थापना करना तो वो कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, अगर उसे अच्छा लगे तो वो कर सकता है। तीसरा, संसद विधि द्वारा बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट क्या हो सकता है, तो किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, सेपरेशन इट्स टेरिटरी फ्रॉम ए स्टेट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके, या फिर एक राज्य को 2 भागों में डिवाइड करके भी बनाया जा सकता है।
किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, या फिर संसद किसी राज्य का क्षेत्र बड़ा कर सकेगी, चाहेगी। जिसे रांची है आपका, तो रांची झारखंड है, तो झारखंड में चाहे कि कुछ और सीमाएं ऐड कर दे, तो ये किसके पास पावर है? ये सिर्फ संघ के पास पावर है कि वो इसमें ऐड करके इस राज्य को थोड़ा सा और एक्सपेंशन कर सकता है। जैसे आप 2000 में जान रहे होंगे कि झारखंड और बिहार एक साथ था, लेकिन फिर लगभग 54% जो एरिया है वो बिहार को मिल गया और जो बचा हुआ एरिया था वो झारखंड को मिल गया। तो अगर चाहता यूनियन टेरिटरी यूनियन या पार्लियामेंट चाहता, संसद चाहती, तो वो 54% झारखंड को दे सकता था और बाकी जो क्षेत्र था वो बिहार को दे सकता था। तो ये सारे पावर किसके पास है? ये सारे पावर आपके संसद के पास है। क्लियर? किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, ये किसके पास पावर है? ये भी संसद के पास पावर है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, ये भी किसके पास पावर है? ये भी संसद के पास पावर है। नेक्स्ट, देख रहे हैं इसके बाद हम संसद अनुच्छेद 4 में क्या दिया हुआ है? संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए जो कुछ भी करती है, इसके लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा केवल साधारण बहुमत से किया जा सकता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये संसद बहुत ही सिंपल साधारण बहुमत से कर सकता है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। इंग्लिश में ये लिखा हुआ, वॉट एवर पार्लियामेंट डज फॉर द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 देयर इज नो नीड ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर दिस कैन बी डन ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसे स्पेशल मेजोरिटी की कोई आवश्यकता नहीं होता है। क्लियर है? तो हमने देख लिया संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो उससे संबंधित आर्टिकल था पार्ट 1, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारी कल से क्लासेस शुरुआत होने जा रही है, वो हम उसमें एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। खैर, आज जो हमने डिस्कस किया ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि शेड्यूल्स के बारे में और उससे संबंधित सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सब्जेक्ट और रिलेटेड टू शेड्यूल, ये आपको याद होना चाहिए, किस शेड्यूल में कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 3 लिस्ट हैं, स्टेट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, इसमें जैसे 100 दिया गया, 100 सब्जेक्ट हैं, इसमें 61 सब्जेक्ट है और इसमें 52 सब्जेक्ट दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट किस में दिया गया है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एजुकेशन किस में आएगा, एजुकेशन आपको संघ में आएगा, कॉन्करेंट में आएगा या फिर आपका स्टेट में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन किस में आएगा। उसी तरह से आपसे प्रश्न नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि शपथ जो ग्रहण करवाया जाता है निम्नलिखित में से इन व्यक्तियों को, वो किस अनुसूची के तहत करवाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेड्यूल 3 के तहत अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ओथ का डिस्कशन होता है, ओथ करवाया जाता है, शपथ और प्रतिज्ञान करवाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल, सारे शेड्यूल्स। तो और हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे शेड्यूल को डिस्कस कर लिया है। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको हर चीज़ बताएंगे। या फिर अगर मुझे ज़रूरत पड़ा लाइव क्लासेस लेने के लिए, तो वो भी मैं करूँगा, आपसे डिस्कशन करूँगा, आपसे पूछूंगा कि कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो भी आपसे पूछा जाएगा। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमारा थोड़ा सा इंकरेजमेंट बढ़ाइए। आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि ये क्लासेस सारी फ्री दी जा रही है। और आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे सिर्फ आपको घाटा तो नहीं हो सकता है, हमें मोटिवेशन मिल सकता है कि हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंच रहा है और वो उनसे फ़ायदा ले रहे हैं।
ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप इतनी देर की वीडियो देखेंगे उसी में 2 सेकंड का समय निकाल करके आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जब समय मिले तो आप दूसरे तक शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जेएसएससी से रिलेटेड या फिर कोई और एसएससी से रिलेटेड या फिर कोई जेपीएससी या फिर किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमारे संस्थान के नंबर पर 9123196044 पे कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आपको तुरंत तो जानकारी देने का मैं वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन कोशिश किया जाएगा जितना जल्दी हो सके आपको जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को इसी जोश के साथ जारी रखिए। धन्यवाद।